हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी के बारे में। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल कि मैं क्या करूंगी कि हर महीने के जो भी आपकी अपडेट्स हैं उनको सम अप करके क्वेश्चंस फॉर्म करके आपको पूरे महीने के करंट अफेयर्स का यूट्यूब में वीडियो अपलोड करूंगी सो दैट यू आर मच अवेयर कि हमारे एक्चुअली चल क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है। आई नो ये 20 मार्क्स का पेपर है एंड 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज ऑल टुगेदर अगर हम इस सब्जेक्ट में भी पास होंगे तभी हम एग्रीगेट अचीव कर पाएंगे। तो मतलब क्या है, पास होना भी जरूरी है एंड एग्रीगेट आना भी जरूरी है। नेवर फॉरगेट कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है। हमें अपडेटेड रहना है एंड ऑब्वियसली मैं आपको करंट अफेयर्स की हर महीने की वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है सो दैट जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, वेदर इट इज रिलेटेड टू CSEET, एग्जीक्यूटिव और इवन द प्रोफेशनल प्रोग्राम, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए ना, आप अपडेटेड रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सी, जितना हम एक वीडियो में जितना कवर कर पाएंगे उतना कवर करेंगे, अदरवाइज हम पार्ट्स में, मतलब मैं आपको पार्ट्स में वीडियोस अपलोड कर दूंगी। जब भी आपको लगता है कि भाई मैंने 3 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, रिवीजन चल रहा है, पूरे हो गए हैं, करंट अफेयर्स पे एक बार देख लेते हैं, तो जनवरी मंथ का रिवीजन कर लिया, फिर ऐसे फेब का रिवीजन कर लिया। जब जब आपको टाइम मिले ऑन द गो भी आप देख सकते हो वीडियोस, सो दैट आपको बार बार वो चीज रिकॉल हुए और आप उसको सम अप, मतलब एक कंज्यूम करने लगो, सो दैट जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से आंसर कर पाओ। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये भी है कि मैं आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ और आपको आंसर बता रही हूँ। मेरा मोटिव ये रहेगा, बहुत डिटेल में नहीं, बट देन हाँ, हम जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में समझेंगे, बिकॉज वो जरूरी भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद उस पर क्या क्वेश्चन आया है वो देखेंगे। टू स्टार्ट विद हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप जो बच्चे करंट अफेयर्स पे काफी पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, लेकिन वैसे ही नॉलेज अगर अपनी अपडेट रखते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, काफी सारी अपडेटेड जो हमारे वीडियोस आती हैं, तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टाइम टू टाइम काफी सारी रिपोर्ट्स रिलीज करता है। नाउ इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, जिनेविया में इनका हेडक्वार्टर है। एक ये इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इट इज एन NGO। ठीक है, इनका मोटा नहीं, मोटो, इनका मोटो भी देखोगे आप तो क्या है कि इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर ये सर्वे करते हैं। आप देखोगे इनकी रिपोर्ट्स किस किस चीजों पे आई हैं, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके या जॉब पे सर्वे आया है कि भाई अब आने वाली सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके में, कौन से सेक्टर में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। क्लाइमेट चेंज को लेके बात रहती है। रिसेप्शन, जिसके आज हम बात करने वाले हैं, ग्लोबल रिस्क रिसेप्शन सर्वे, ऐसी इनकी टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स रिलीज होती रहती हैं। जो अभी रिपोर्ट आई है, दैट इज ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है 2021 की, एंड ये कौन सा एडिशन है? दिस इज दी 16th एडिशन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2021 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा एडिशन आया है, तो दैट इज 16th एडिशन। देखो, मैंने यहाँ पे इस पूरे जितना भी मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताऊंगी, इन ऑब्वियसली इन अ वेरी समराइज्ड मैनर, उस पे एक क्वेश्चन मैंने नीचे पुट अप किया है, बट देन आपको यहाँ पे अगर लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्वियसली उसको भी नोट करते चलो या अदरवाइज मार्क करते चलो। ये जो नोट्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा एडिशन है? 16th एडिशन आया है, और ये अप्रॉक्स 19 जनवरी के आसपास ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी, मतलब 19th के आसपास ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2021 16th एडिशन।
The findings of the report are based on Global Risk Perception Survey, जो किसने किया था, अंडरटेकन बाय ओवर 650 मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाइवर्स लीडरशिप कम्युनिटी. सो 650 मेंबर्स वर दी पार्ट जिन्होंने इस सर्वे में पार्ट लिया और ये सर्वे कंडक्ट किया, जिसके बेसिस पे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हमारी आई है 2021 की. अब इस सर्वे में एक्चुअली बात क्या की गई है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है. अब आप देखेंगे भी कि रिस्क को डिफरेंशिएट किया है या रिस्क को आइडेंटिफाई किया है. पहले क्या बोला है कि ऐसे रिस्क जो मोस्ट लाइकलीहुड है टू अकर, कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स ये कुछ ऐसे रिस्क इन्होंने कैटेगराइज करे हैं. जैसे हम टॉप 3 की बात करें तो नाम दिया एक्सट्रीम वेदर, सेकेंड इज क्लाइमेट एक्शन फेलियर एंड थर्ड इज ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज. ठीक है, ये कुछ ऐसे रिस्क इन्होंने कैटेगराइज किए हैं कि आने वाले 10 साल में ये रिस्क डेवलप हो सकते हैं. इनके मतलब मेजर क्लाइमेट कंडीशंस होंगी. वो तो हमने अभी भी देखा कि जैसे उत्तराखंड में हमारा ग्लेशियर बर्स्ट हुआ तो कितनी वहां पूरा मतलब कितनी लाइफ्स डैमेज हो गई, कितने लोग उसमें बह गए, कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है. गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो उन पे कितना इम्पैक्ट आया है. ठीक है, लोग टनल में फंस गए. तो ये क्या है, दिस इज क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो 1 and 2 आर मोस्टली रिलेटेड टू ईच अदर, बट देन ऐसे 10 सालों में हमें और हमारे जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेंगे. बेसिकली क्लाइमेट कंडीशंस को लेके इन्होंने रिस्क जताया है. इन्होंने फिर क्या बोला, ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज, कि आप और मैं हमारे इस इन्वायरमेंट को किस तरीके से डैमेज करते हैं, वो भी धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले 10 साल में देखने को मिलेगा. ऑब्वियसली अभी भी मिल रहा है कि हमें पता है कि पूरा साइकिल खराब हो चुकी है, समर की, विंटर की, मानसून की. इट्स वेरी मच फ्लक्चुएटिंग कि भाई पूरे साल में मेजॉरिटी मंथ्स में तो समर रहती है. ठीक है, मानसून होता है बट देन फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. तो वो सब क्या है, वो आपके और हमारे एक्टिविटीज की वजह से ही जो इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ है उसका जो भुगतान है हमें वो इन 10 सालों में करना पड़ेगा. मतलब ये सबसे ज्यादा रिस्क है, लाइवलीहुड रिस्क है जो 10 साल में देखने को मिलेंगे. आप देख रहे हो कि आजकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं कि भाई जरा सा भी लैंड अगर उन्हें दिखता है कि ये खाली खाली, क्या मतलब यहाँ पे ट्रीज हैं, अच्छा ग्रीनरी एरिया है, सब कट कटा के उनको क्या बना देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं. तो ये क्या है, मतलब मैंने यही बोला कि आप और मैं मिलकर इन्वायरमेंटल को डैमेज कर रही हैं. तो ऐसे इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे इन दी अपकमिंग 10 ईयर्स. देन बात आती है टॉप 3 रिस्क बाय इम्पैक्ट, अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट दे आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट, जिसमें इन्होंने पहला नाम दिया इन्फेक्शनस डिजीज लाइक कोविड-19. ऑब्वियसली इन्होंने ये लाइकलीहुड में नहीं किया कि रिपीट होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो हमें ओवर द लॉन्ग रन देखने को मिलेगा. एंड ऑब्वियसली मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा हो चुका है. आप हर दिन देखोगे कोई ना कोई आपको जरूर मतलब सुनने में तो आता ही है कि ये कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, या फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, काम नहीं है. अगर बिजनेस है भी तो उतना एफिशिएंटली रन नहीं कर रहा है, कस्टमर्स नहीं है, तो पूरी इकोनॉमी नेगेटिव में है. बट देन अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो वो फॉर एनी रीजन इतने बूम में है जो आज तक कभी नहीं थी. ठीक है, तो मतलब कुछ गलत हो रहा है. तो ऐसी जो हमारी, जैसे अब कोविड-19 की बात करी, इनके जो इम्पैक्ट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. सो इन्फेक्शनस डिजीज, अगेन क्लाइमेट एक्शन फेलियर एंड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ऑब्वियसली ह्यूमंस तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा, चाहे मैं आपस में 2 कंट्रीज की लेके बात करूं, इंडिया चाइना की बात करूं, इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है. ठीक है, तो ये बोला कि भाई ये सारी चीजों की वजह से हमें हमारी इकोनॉमी को, हमारे वर्ल्ड एज अ होल को मेजर इम्पैक्ट फेस करने पड़ेंगे. देन वाइड स्प्रेड इफेक्ट, देखो कोविड-19 के अगर मेजर में इफेक्ट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली जो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है. देन इनइक्वालिटी भी बहुत है, इनइक्वालिटी इन द सेंस ऑफ द लाइक इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट क्या कि अब हर किसी के पास इंटरनेट को यूज करने की फैसिलिटी नहीं है. आप और मैं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे घर में वाईफाई है, फोन में इंटरनेट है. बट आप कितने बच्चों की अभी एजुकेशन इसलिए भी इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, और इतना नहीं है
कि उनकी फैमिली उनको आपके इंटरनेट पैकेजेस जो है कि भाई 400 महीना अनलिमिटेड वट एवर बी द पैकेज वो अफोर्ड कर पाए। तो कितनी इनइक्वालिटी आ चुकी है। कोविड-19 का मेजर इम्पैक्ट ये भी है, ये है कि भाई लोग डिजिटल पे ज़्यादा आ गए हैं, ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी तक, बट देन इसके अगर डिसएडवांटेज देखो तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एडवांटेजेस। फिर हम बात करते हैं कि भाई कोविड-19 का अगर मैं आपको और इम्पैक्ट की बात करूँ तो आपस में वन टू वन इंटरेक्शन कम हो चुका है। लोग सोशली जहाँ पे गैदर होते थे वो चीज़ें अवॉइड करते हैं, तो आपस में इंटरेक्शन नहीं है। इससे क्या है, डिफरेंसेस हमें लॉन्ग रन में काफ़ी देखने को मिलेंगे, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है। Then in 2020, infectious disease was were ranked 10th in the list of most critical threats। मतलब जब इनकी 2020 की रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने इन्फेक्शनस डिजीज को 10th रैंकिंग दी थी, वो भी जनवरी में आई थी। बट देन हमें फिर मार्च तक हमें, या मतलब स्टार्ट तो हो ही गया था, बट देन उसका मेजर इंडिया में इम्पैक्ट देखें या लॉकडाउन की बात करें तो मार्च से इम्पोज हुआ। तो मतलब ये जो रिपोर्ट होती है इट इज़ वेरी मच ऑथेंटिकेटेड, बिकॉज अच्छा मतलब सर्वे इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है कि हर एक चीज पे नजर बनाई जाए। COVID-19 has caused both widespread losses of life and delay of economic development in the poorest part of the world, thus amplifying wealth inequalities across the world। ये तो है ही। आप देखोगे भी कितनी बार हमने देखा है, सुना है, न्यूज में भी सुना है कि भाई जहाँ पे लॉकडाउन ने कितने लोगों की नौकरियां छीन ली, उसी लॉकडाउन के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स या कुछ ऐसे लोग जो एकदम बूम पे थे। तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी तो बहुत हद तक क्रिएट हुई ही हुई है। Climate concerns बोलता है even though carbon emission have seen a decline due to lockdown and disruption due to lockdown, they are expected to increase when the recovery process start। but obviously अब schools को obviously open हो चुके हैं, काफी states में अभी हो रहे हैं, offices majority जगह पे फिर से चालू हो चुके हैं। तो उससे क्या है कि कार्बन एमिशन कुछ हद तक लिमिट हुआ था 2020 में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल, बट देन अब वापस से स्टार्ट हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशंस पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। Process to counter risk. The report has stated the global communities should draw lessons from the responses to COVID-19 to boost the global reliances in the future. This includes formulating analytical framework, creating new forms of partnership, building trust through clear and consistent communication। अब इन्होंने क्या है कि भाई जो कोविड-19 के इम्पैक्ट हैं, काफ़ी कुछ हमें कोविड-19 से सीखना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसी सिचुएशन को आप परमानेंटली मान के चलो कि यही ऐसा ही चलने वाला है। किसी ने कभी सोचा था कि ऐसे लॉकडाउन लग जाएगा, ट्रेन्स, फ्लाइट, रोड ट्रांसपोर्ट सब हॉल्ट पे आ जाएगा, जो जहाँ है उसको वहीं रहने को बोला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें लेसन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So who has released the question for particular इस सेक्शन से क्या क्वेश्चन निकल के आता है, who has released global risk report 2021। क्वेश्चन 1 मार्क कर लो इसको कि किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 रिलीज किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना 16th एडिशन रिलीज किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का। किसके बेसिस पे? ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के बेसिस पे, जिसमें 650 मेंबर्स थे। तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये पूरी रिपोर्ट की एक आप बोल सकते हो क्रिस्प समरी समझाने की कोशिश करी है, सो दैट ये क्वेश्चन आया तो एकदम से ये नहीं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होता क्या है, अब आपको पता है। अब इतना मतलब अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअली इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, कौन सा एडिशन था, किसने इसको रिलीज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज रिलीज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली मई में तो मोस्टली चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि मई में अगर आ गया तो उसके बाद जुलाई या नवंबर में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बट मई वालों के चांसेस यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। Then next is Indian mathematician Nikhil Srivastava awarded prestigious 2021 Michael and Sheila Held Prize। Now ये क्या है? अब
नाम, जैसे इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इंडियन हैज वॉन दी, देखो, विच मैथमेटिशियन रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021। तो नाम आपको पता होना चाहिए, एंड मैंने इसलिए फोटो भी लगाई है सो दैट आप इंटेलिजेंट लोगों को एटलीस्ट देखो तो, ठीक है। सो श्रीवास्तव अलॉन्ग विथ टू कलीग्स, अब मतलब क्या, ये 3 लोगों ने एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। क्या प्रॉब्लम थी, नाम कभी सुना भी नहीं होगा। अगर नाम तुम बोलोगे मैम, अगर हमें इतना ही इंटरेस्ट होता मैथ्स में तो हम अभी सीएस नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो क्या इन्होंने सॉल्व किया है, लीनियर एल्जेब्रा, ज्योमेट्रिक पॉलिनॉमियल्स एंड ग्राफ थ्योरी को इन्होंने सॉल्व किया है। तो मतलब ये 3 लोग थे, एंड उसमें से इनका नाम क्यों हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडियन है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इंडियन मैथमेटिशियन, तो ऐसे ही एग्जाम में इंडियन मैथमेटिशियन होगा तो आपको निखिल श्रीवास्तव पे टिक करना होगा। तो श्रीवास्तव along with two colleagues solved long-standing question in the field, uncovering a deep new connection between linear algebra, geometric of polynomials and graph theory के बीच में, जो आप बोल सकते हो, हम ऑब्वियसली हमें नहीं पता ये क्या है, बट देन इन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ग्राफ थ्योरी से आप याद रख सकते हो कि किसने ग्राफ थ्योरी पे प्रॉब्लम सॉल्व करी है, विच इंडियन हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द ग्राफ थ्योरी, तो कौन है, निखिल श्रीवास्तव। एंड 2021 में इनको प्राइज मिला है, माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज, ठीक है। देखो, निखिल श्रीवास्तव, a young Indian mathematician, has been named winner of the prestigious 2021 Michael and Sheila Held Prize, along with other two solving long-standing question on the Cadison-Singer problem and on Ramanujan graphs. The Srivastava from the University of California, Berkeley, Adam Marcus, the Elkhorn Polytech, Federal, D. लोसान एंड डैनियल एलान, बाकी तुम बेसिकली याद, एक नाम तो तुम्हें नहीं होंगे याद, बट याद रखो, निखिल, एडम एंड डैनियल, इन्होंने तीनों ने मिलके क्या सॉल्व किया है, रामानुजन ग्राफ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो विच मैथमेटिशियन रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021, निखिल, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट इंडियन, ठीक है। तो निखिल श्रीवास्तव वहां पे नाम आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मार्क कर सकते हो। देन कम्स दी नेशनल चाइल्ड डे। कौन से दिन नेशनल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है? सो इट इज 24th जनवरी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। शी कैन डू एनीथिंग ऑब्वियसली, ठीक है। So the National Girl Child Day is celebrated in India every year on January 24th. It was started by the Ministry of Women and Child Development and Government of India in 2008 में start हुआ था। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये कब डे सेलिब्रेट होना, कब स्टार्ट हुआ था? बैक इन 2008। नाउ ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। अब मुझे बताओ, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन लीड करते हैं? 2 मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यूनियन का नाम मैं बता देती हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम आप बताओगे। यूनियन मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की? स्मृति जुबिन ईरानी, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का आप बताओगे, नहीं आता है तो चेक, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखाई थी, स्पेसिफिकली इस मिनिस्ट्री को मैंने बताया भी था, ठीक है। तो आपको नाम पता होना चाहिए। So they started the initiative of National Girl Child Day। तो हर साल हम 24th जनवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन, इस बार उत्तराखंड में फॉर 1 डे, जैसे नायक में अनिल कपूर को 1 डे के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया था, ऐसे ही क्योंकि ये डे को सेलिब्रेट करना था, एक गर्ल को उन्होंने फॉर 1 डे सीएम बनाया था। कहाँ, किस स्टेट में? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। सो बोलता है, विद द पर्पस टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट इनइक्वालिटी गर्ल फेसेस इन इंडियन सोसाइटी। द डे इज सेलिब्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम इंक्लूडिंग अवेयरनेस कैंपेन ऑन सेव द गर्ल चाइल्ड
and creating a healthy and safe environment for a girl child. सो यहाँ से दो क्वेश्चंस आते हैं कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर। ये बोला, आपको डेट बता दी कि 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, लेकिन ये स्टार्ट कौन से ईयर में हुआ? तो बैक इन 2008 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2008 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ कि 24 जनवरी को गर्ल अवेयरनेस डे, चाइल्ड हम इस पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। So who was made the CM of Uttarakhand on 24 January for one day? ये 2021 की बात हो रही है, अभी हुआ था, काफी हाईलाइट भी हुआ था। किसको बनाया गया था? हरिद्वार गर्ल सृष्टि गोस्वामी टू बी वन डे सीएम ऑफ उत्तराखंड ऑन जनवरी 24। तो आपको नाम पता होना चाहिए, इसका नाम मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सृष्टि गोस्वामी वाज मेड वन डे सीएम ऑफ उत्तराखंड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, सेलिब्रेटेड ऑन 24th ऑफ जनवरी। कब से स्टार्ट हुआ है? 2008 से स्टार्ट हुआ है। किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ठीक है, देन इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। तो अगर एक क्वेश्चन आ रहा है सपोज कोई मिनिस्ट्री से रिलेटेड, उसके पूरा आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिनिस्टर ये है, देन कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ है, किसको बनाया गया, क्यों बनाया गया। ठीक है, तो बोलते हैं देहरादून हरिद्वार बेस्ड सृष्टि गोस्वामी, शी इज ओनली 19 years old and she is doing like pursuing graduation. ठीक है, will become the chief minister of Uttarakhand for one day on January 24, which is the National Girl Child Day. She will administer from Gairsen, ठीक है, the summer capital of the state, and will review various schemes run by the state government. Describing her once in a lifetime chance, Goswami, who is a student of third year BSc, said, I still cannot believe if this is true. I am so overwhelmed. But वो तो कोई भी होगा। आप सोचो, एक इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन आपको एक दिन के लिए, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक दिन के लिए संभालने के लिए दी जाती है, तो ऑब्वियसली ये एक ऑनर है जो किसको मिला इस बार? उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को। कब सेलिब्रेट होता है? 24 जनवरी को, राइट। नेक्स्ट इज, अब वहां से हम ऑल टुगेदर कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हम अभी तक देख चुके हैं। Now the next is ITBP wins IHAI National Ice Hockey Championship. हॉकी हमें सबको पता है, बट एक आइस हॉकी भी होता है, उसमें क्या है कि आई गेस 6 प्लेयर्स इन अ टीम होते हैं। आइस हॉकी समझ में आ रहा है कि बर्फ वाली जगह पे ये खेला जाता है, इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है, विद वेयरिंग दी स्केट्स पता है ना, उसको पहन के ये हॉकी खेला जाता है। सो कौन चैंपियन है इस बार? नेशनल आइस हॉकी का चैंपियनशिप किसने जीती है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने जीती है। हैज वन द आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑफ इंडिया, 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी आफ्टर अ विन ओवर लद्दाख। आप अगर इस पे गूगल भी करोगे ना, यू विल सी कि ये जो आइस हॉकी चैंपियनशिप है या ये आइस हॉकी गेम है जो, ये लद्दाख में काफी फेमस है। वहाँ के मेन विमेन दोनों इसमें पार्ट लेते हैं। तो इस बार कौन जीता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। किसके ओवर लद्दाख। ठीक है, क्या जीती है? IHAI। क्या है इसकी फुल फॉर्म? आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IHAI, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसको जीता किसने है? इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP ने इसको जीता है। किसके ओवर लद्दाख। ठीक है, द मैच वॉज हेल्ड एट गुलमर्ग आइस रिंक। लद्दाख हैज बीन कंसिडर्ड एज द capital of ice hockey in India, where local men and women play this game with great enthusiasm. So where has the 10th national, और ये कौन सा था? 10th national championship थी। ठीक है, तो where has been 10th national ice hockey championship recently held? तो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी गुलमर्ग में। ठीक है, आइस रिंग देखो, हेल्ड एट गुलमर्ग आइस रिंग।
किसने जीता? इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस ओवर लद्दाख। और हुई कहाँ थी? ये गुलमर्ग में हुई थी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से एक आंसर तो एक है गुलमर्ग में हुई थी, लेकिन किसने जीता, ठीक है, किसके ओवर जीता, ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, कि किस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट करते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव लिया है, यूनेस्को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। अब यूनेस्को है, दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है। सो एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट, अ पब्लिक गुड एंड अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. The United Nations General Assembly proclaimed 24th January as International Day of Education in celebration of the role of education for peace and development. अब यहाँ से एक बात याद आ रही है कि अभी हमने जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बोला वो भी हमने 24 जनवरी बोला, और हमने नेशनल एजुकेशन डे भी कब बोला? 24 जनवरी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। तो दोनों को एक मार्क कर लो, ये दोनों क्वेश्चन लिखो और दोनों का आंसर ऑब्वियसली 24 जनवरी है, तो आपको पता होना चाहिए। बट हमें पहला क्वेश्चन क्या था हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाला, कि वो स्टार्ट कब से हुआ, तो हमने बोला बैक इन 2008 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसमें अभी के लिए मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूं तो वन डे सीएम कौन बना था उत्तराखंड का? सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड हमें नेशनल एजुकेशन इंटरनेशनल एजुकेशन डे तो हमें पता है 24 जनवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर। देन सेलिब्रेट डेमोक्रेसी नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि यूथ को एनकरेज करना, यूथ को इम्पोर्टेंस बताना। ऑब्वियसली यूथ आर मच अवेयर कि भाई हमें पता है कि बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वी हैव ऑल द राइट टू वोट एंड इलेक्ट आवर लीडर, कि कौन हमें लीड करेगा, वो हमें खुद में से चुनने की आज़ादी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, वोट करें, उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। बोलते हैं इन ऑर्डर टू एनकरेज मोर यंग वोटर्स टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 25th every year as National Voters Day. It has been started from 26th January 2011 to mark Commission of Foundation Day. So on which day is National Voters Day celebrated? So the January 25th every year is National Voters Day. अब आप बोलोगे ये तो जनवरी के करंट अफेयर्स नहीं है, ये तो आप एवरी ईयर एक ऐसी चीज है जो हर साल हो रही है, बट जनवरी में क्या क्या हुआ वो तो आपको पता होना चाहिए ना। आज के बाद आप याद रखोगे कि 24 जनवरी को नेशनल हमारा गर्ल चाइल्ड डे है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे है, फिर 25 को हमारा नेशनल वोटर्स डे है। अभी तक बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इस दिन 26 जनवरी, ये तो सबको पता है रिपब्लिक डे है, लेकिन उससे 2 दिन पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मनाई जाती हैं वो नहीं पता था। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इनको भी इंक्लूड किया है कि बिकॉज यू नेवर नो आपको ये क्वेश्चन कब कहाँ मतलब एकदम से पूछा जाए या ध्यान भी होना चाहिए, राइट। देन इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क कर लो इसको। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज मतलब क्या है? आर्च ब्रिज तो और भी है, लेकिन इंडिया का लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज का कहाँ इनॉग्रेशन हुआ है? सो कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ है। ये देख रहे हो आर्च शेप, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट है अभी तक। ठीक है, सो बोला मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज। इसको नाम क्या दिया है? वारू ब्रिज एट सोहबर इन ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। कहाँ पे है? सोहबर में है। एंड ये कौन सी रिवर पे बनाया है? थारिया रिवर पे बनाया है, थारिया रिवर पे। इंडियाज लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज, ठीक है, कहाँ पे है? मेघालय में है। किस रिवर पे बनाया है? थारिया रिवर पे बना है।
on 22 जनवरी on 22nd जनवरी 2021 को इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अभी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कंस्ट्रक्शन तो इसका बैक इन 2018 कंप्लीट हो गया था, बट देन इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है? 22nd ऑफ जनवरी 2021 में, मतलब कुछ दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। एंड ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। सो अगेन बोल रही हूँ, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वेयर हैज बीन इंडियाज लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ठीक है, तो 22nd ऑफ जनवरी को, 22nd जनवरी 2021 मेघालय में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। कहाँ पे है ये? मेघालय में है, सोबरा, ठीक है, सोहबर, ठीक है, इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। रिवर कौन सी रिवर पे है? थारिया रिवर पे, THARIA, थारिया रिवर पे ये बनाया है। देन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इन इंडिया। अब इस पे थोड़ी बात करते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स होते क्या हैं। देखो, हमें पता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जाना है तो कनेक्टिविटी कैसे है? बाय रोड है, एयरवेज, वाटरवेज, यही कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलो जहां से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप फॉरेन कंपनीज यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी सेटअप कर सकते हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली है, बट देन थोड़ा मिसमैनेजमेंट है, या हम बोले कि प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नहीं है चीजें। अगर हमारे इंडिया में लॉजिस्टिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप देखो कि काफी सारा एफडीआई आपका, मतलब या एफडीआई बोलो या फिर हम बोले कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में स्टार्ट होने लगेंगे। अभी अगर आप इंडेक्स में भी देखो तो इंडिया की इस टाइम अगर मैं पोजीशन देखूं हमारे इंडेक्स पे, तो अप्रॉक्स कुछ तो 42nd या S40s की रेंज में है। बट ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इन इंडिया, जैसे हम असम में आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या बात हो रही है? गुजरात में आने की। तो ऐसे अगर पार्क्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो आपको मतलब क्या है कि भाई लॉजिस्टिक्स हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। जो हमारे ट्रांसपोर्ट पे कॉस्ट इनकर होती है, अगर अभी हम देखें तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी कि 13% ऑफ द वैल्यू जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होती है। अगर कोई सामान हमने 100 रुपए का खरीदा है तो उसमें 13 रुपए तो किस चीज के हैं? 13 रुपए हमारे ट्रांसपोर्ट के चार्जेस उसमें इंक्लूड हुए हैं। तो यही अगर हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, ठीक है, फास्ट होगा और ऑब्वियसली कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी, बिकॉज अभी हर जगह एक दूसरे से उतनी वेल कनेक्टेड नहीं है। सो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या है? ये गुजरात में सेटअप होने वाला है। कौन कर रहा है? अदानी ग्रुप इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं एंड ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश हो रहा है। क्या क्या कनेक्ट हो रहा है कि भाई वाटरवेज, एयरवेज, आपके रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, हर चीज की कनेक्टिविटी है, सो दैट सामान एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाए। इवन हमारे बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर पाए। अगर लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग होगा तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आके अपने प्लांट्स को स्टार्ट करना चाहेंगी, बिकॉज अभी क्या है कि मैन्युफैक्चर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी इनकर हो जाती है कि वो उतना रिलायबल नहीं माना जाता है। अब मान लो अमेजोन की अगर मैं बात करूं या कोई भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट की बात करूं, तो अगर हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, ठीक है, तो हमें कोई भी अगर मैं सामान ऑर्डर करती हूँ तो कई बार तो ऐसा होता है इनफैक्ट कि आप आज ऑर्डर कर रहे हो और कल सुबह डिलीवर भी हो जाता है, ठीक है, या मैं बोलूँ बहुत हद तक 1 से 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है। यही अगर आप छोटी जगह पे रहते हो, ठीक है, कोई छोटी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आप देखोगे अमेजोन की तो फैसिलिटी अब ज्यादातर हर जगह हो गई है, बट कहीं तो अवेलेबल भी नहीं है, और अगर होता भी है तो वो आपको ड्यूरेशन दिखाता है टाइम की कि 5 to 7 या इतने वर्किंग डेज लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि लॉजिस्टिक स्ट्रांग नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फिर वहां से कोई और मीडियम होगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, काफी जगह घूम के आपका पार्सल जाता है। कई बार आप देखोगे, ट्रैक करोगे अगर उनको, तो आपका मतलब कहाँ से आना होता है सामान और कहाँ कहाँ घूम के आ रहा होता है। ये सब क्यों है? क्योंकि अगेन लॉजिस्टिक स्ट्रांग नहीं है। So multi-modal logistic parks are a key policy initiative
initiative of government of India to improve country's logistics sector by lowering overall freight cost। जैसे हमने बोला 13% किसी भी सामान का मतलब ओवरऑल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो 13% आपकी लॉजिस्टिक चार्जेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो इस वजह से भी रेट्स काफी ज्यादा होते हैं चीजों के। तो रिड्यूसिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन, कंजेशन एंड कटिंग वेयर हाउसिंग कॉस्ट, कि भाई जैसे मैंने बोला किसी छोटी डिस्ट्रिक्ट में सामान डिलीवर होना है तो वो कहाँ कहाँ से घूम के आता है। कई बार ये है कि भाई एक जगह पे रुक सारा सामान कहीं पे स्टोर हो रहा है, फिर वहां से दूसरे कोरियर जहाँ जिस भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है वो लोग आ रहे हैं, वो वैन आ रही है, वहां उसमें लोड होगा, तो कितनी हैंडलिंग चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो सबको कट करने के लिए पोल्यूशन कम होगा। रोड्स में ऑब्वियसली आप देखते हो कितना, हम हाईवेज पे देखते हैं कितना हेवी ट्रैफिक हमें आजकल देखने को मिलता है। तो अगर हमारा लॉजिस्टिक स्ट्रांग हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी। द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, कौन है यहाँ पे मिनिस्टर? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता करना है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता अभी चेक करो वीडियो रोक के कि कौन है इसके मिनिस्टर। is developing multimodal logistic parks at selected locations in the country under its logistic efficiency enhancement program। और ये ऐसे ये नहीं कि सिर्फ गुजरात में या फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, मतलब हुआ है असम में, अब गुजरात में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में ही होगा या असम में और कहीं नहीं होगा, ये ऐसी जगह पे स्टैब्लिश किए जाते हैं ऑब्वियसली जहाँ पे लैंड ज्यादा हो, कनेक्टिविटी वाटरवेज के थ्रू कि भाई हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है, हमारे पोर्ट्स ऐसी जगह पे जहाँ पे सारी चीजों की कनेक्टिविटी हो। कोल्ड स्टोरेज भी वहां पे बनाए जाएंगे, वेयर हाउस भी रखे जाएंगे कि सामान आप एक ही जगह से, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगा, राइट। सो बोलते हैं इंडिया इज बर्डन विद हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 13% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन इकोनॉमी कंपेयर्ड विद 8% इन अदर मेजर इकोनॉमीज। जैसे चाइना की बात है कि क्या बोल रहा है कि द एवरेज कॉस्ट टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट वन कंटेनर इन इंडिया इज अबाउट 72% हायर देन इन चाइना। चाइना इतना आगे क्यों निकल रहा है? क्योंकि उनकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स काफी डेवलप्ड है। सो अब इंडिया भी उसी पाथ में है एंड ये एक नई डेवलपमेंट जनवरी में हुई है। Adani Port (SEZ) is special economic zone to set up air cargo complex logistic park in Gujarat. The company has signed a MOU with the Gujarat government for exploring possibilities of development of a dedicated air cargo complex and multi-modal logistic park। कहाँ पे होगा? विरोचन नगर नियर सन्नत, राइट, कहाँ पे? गुजरात में। अब एक छोटा सा इस पे जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। गुजरात MMLP बोलते हैं द प्रपोज्ड 1450 acres park will have a dedicated air cargo complex with 4.6 kilometer long runway, किस लिए? टू हैंडल इवन लार्ज साइज कार्गो एयरक्राफ्ट एंड विल ऑफर डायरेक्ट एयर रेल एंड रोड कनेक्टिविटी सो दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये इजी हो जाए, चीपर हो जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली इंडिया में तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो बाकी और चीजों पे भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। इट विल ऑल्सो हैव अ प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी विद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी करी जाएगी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी इसको जोड़ा जाएगा। देन यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी होगी? MMLP फैसिलिटीज क्या होंगी कि वेयर, जैसे मैंने आपको बोला, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस हाउस, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, बोर्डिंग लॉजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो इंडियाज लार्जेस्ट, अब फर्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे आया है, तो वो असम है, ठीक है, फर्स्ट। बट व्हेन आई एम आस्किंग यू इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो वो कहाँ है? अब कहाँ होगा? तो हमने बोला विरोचन नगर, कहाँ पे? गुजरात में। विरोचन नगर नियर सन्नत,
ठीक है, कहाँ? गुजरात। तो आप अगर ऑप्शन में गुजरात है, ऑब्वियसली गुजरात, ऐसे आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको किस पे टिक करना है? गुजरात में। बट जस्ट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, कहाँ है? विरोचन नगर नियर सन्नत इन गुजरात, राइट। तो वहां पे डेवलप हो रहा है लार्जेस्ट। एंड कौन कर रहा है इसका? किसके साथ गुजरात गवर्नमेंट का एमओयू साइन हुआ है? अदानी ग्रुप के साथ, ठीक है। Then comes the another thing is Highway Sathi app is mandatory to travel on Yamuna Expressway. अब यमुना एक्सप्रेस में आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड, जो दिल्ली आगरा को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि उस यमुना एक्सप्रेस वे पे आपको ट्रैवल करने के लिए आपके फोन के अंदर क्या होना चाहिए? हाईवे साथी ऐप होना चाहिए। जैसे अभी कोविड के रिसेंट टाइम्स में हमने आरोग्य सेतु, गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको मेट्रो में भी चेक किया जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप आपके पास है या नहीं है। सेम वे आपको यमुना एक्सप्रेस वे में ट्रैवल करना है तो आपके फोन में क्या इंस्टॉल होनी चाहिए? हाईवे साथी ऐप, ठीक है। टू ट्रैवल ऑन यमुना एक्सप्रेस वे इट विल बी नेसेसरी टू हैव हाईवे साथी ऐप इन द मोबाइल फोन। सो ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली, टू ट्रैवल ऑन यमुना एक्सप्रेस वे इट विल बी नेसेसरी टू हैव हाईवे साथी ऐप ऑन द मोबाइल फोन ओनली आफ्टर चेकिंग इट एट 0 पॉइंट ऑन बोथ साइड विल द एक्सप्रेस वे बी अलाउड टू ट्रैवल, ठीक है। उसमें आप चेक इन करोगे तो ही आपको वहां पे ट्रैवल करने को दिया जाएगा। ऑब्वियसली वहां पे खड़े, मतलब ये हो सकता है चेकिंग हो कि आपसे रोक के पूछा जाए कि दिखाओ आप कि आपके फोन में इंस्टॉल है या नहीं है। द ऐप विल अलर्ट द ड्राइवर इफ द स्पीड लिमिट इज वायलेटेड। बहुत सारे, जैसे लाइक इन हैदराबाद ORR आउटर रिंग रोड में स्पीड लिमिट इज 100। द मोमेंट यू क्रॉस 100 आपके पास चालान आपके फोन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सेम कि भाई एक्सीडेंट कम हो। फिर आपके टोल चार्जेस भी आजकल तो आप ये नहीं है कि आप फास्टैग से पे कर रहे हो, ये नहीं कि आप कैश हो, अभी भी चल रहा है बट इवेंचुअली इट विल ये हट जाएगा और आप फास्टैग यूज करोगे। हो सकता है इस ऐप में ये फैसिलिटी भी हो कि यमुना एक्सप्रेस वे में आप जा रहे हो तो टोल आपका उसी माइट भी कुछ कनेक्टिविटी हो कि टोल भी उसी से डिडक्ट हो रहा है। ट्रैफिक का हो सकता है कुछ पता हो क्या क्या वहाँ पे टी जॉइंट्स या फिर खाने के जॉइंट्स आने वाले हैं एक लेंथ के बाद, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको इस ऐप के अंदर शायद देखने को मिल सकती हैं। तो आप तभी ट्रैवल कर पाओगे अब अगर आपने हाईवेज यमुना एक्सप्रेसवे में अगर आपके फोन में हाईवे साथी ऐप इंस्टॉल है तो। नाउ ये कब से इम्प्लीमेंट होने के हैं? इट इज स्केड्यूल टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर February 15 2021 के बाद ये कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। लेकिन इसकी मतलब ये हमने जनवरी का करंट अफेयर पढ़े, इम्प्लीमेंटेशन डेट भी एक बार अब हम लोग अपने करंट अफेयर जो फेब के पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें। बट विच मोबाइल ऐप इज रिक्वायर्ड टू रन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे? हाईवे साथी ऐप, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको इसके बारे में पता है, इंडिया किक्स ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन। वर्ल्ड लार्जेस्ट, क्या बोल रही हूँ? वर्ल्ड लार्जेस्ट कैंपेन किसका, किस कंट्री का है? इंडिया का है, आपकी कंट्री का है, ठीक है। So, Indian Prime Minister Narendra Modi will launch world largest vaccination campaign on Saturday as the populous nation tries to bring the COVID-19 pandemic under control, starting with 2 locally manufactured shots. कौन-कौन से हैं वो? कोविड शील्ड और कोवोवैक्सिन। हमारी कोवैक्सिन की अगर मैं बात करूं तो वो किसने बनाई है? भारत बायोटेक, ठीक है। एंड कोवोशील्ड किसने बनाया है? हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब ये दो, कोवोवैक्सिन एंड कोवोशील्ड हमारी दो वैक्सीन हैं फॉर कोविड-19। कब हमारा वैक्सीनेशन इंडिया में स्टार्ट कब से हुआ है? फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम 16th of January 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आने के बहुत चांसेस हैं आपके एग्जाम में। याद रखना 16th of January से वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हुआ है। किसने किया? ऑब्वियसली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है। शुभारंभ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन। So where has the largest vaccination campaign been launched recently? कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है।
कौन सी डेट को हुआ है? 16 जनवरी 2021 में हुआ है। कौन सी दो वैक्सीन है? सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई है और भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन बनाया है। ठीक है, तो दो वैक्सीन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन लाइक आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके मे अटेम्प्ट वालों के लिए तो खासकर। ठीक है, now comes the next topic is GI tag sought for India's costliest mushroom. गुची सुना होगा ना, वो गुची नहीं जो गानों में या क्लोथिंग की एक्सेसरीज की हम लोग बात करते हैं, वैसे भी उसकी स्पेलिंग जो होती है ना वो ये है। ठीक है, पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? ये गुची है। एच उसमें साइलेंट होता है, इसमें एक्चुअली में है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मशरूम की ब्रीड आप बोल सकते हैं, उसको नाम दिया है गुची मशरूम। राइट, ये कहाँ किस इनको क्या मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आप आईपीआर में आगे पढ़ोगे भी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे भी आप अपना आईपीआर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग किसको मिला है? इंडिया कॉस्टलीस्ट मशरूम। कौन सा? गुची मशरूम। कहाँ का है ये? जम्मू एंड कश्मीर का। एंड इट एक्चुअली कॉस्ट 20,000 पर केजी। आई डोंट लाइक मशरूम एक्चुअली, अच्छा ही हुआ नहीं अच्छे लगते हैं, बट जो लोग को अच्छे लगते हैं, एक और इनमें क्लास आई है, ऑब्वियसली इसको क्लास ही बोलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सा मशरूम? गुची मशरूम। इट लुक लाइक दिस। ठीक है, तो वैसे भी गुची की हम बात करते थे, वो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉस्टली ब्रांड, तो ऐसे ही मशरूम भी कॉस्टली है। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो कि वो गुची के कपड़े पहन के जाती जो भी गन है। ठीक है, बट देन ये क्या है? गुची मशरूम है। कहाँ पे किसको टैग मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का गुची मशरूम। कहाँ पे पाया जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर। A geographical indication tag has been sought for one of the costliest mushroom in the world that grows in Jammu and Kashmir's Doda, right? So which product of Jammu and Kashmir recently got GI tag? That is Gucci mushroom. Then comes the Uttarakhand increased number of working days from 100 to 150 under मनरेगा. मनरेगा is an employment scheme. क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की। इसमें क्या होता था अभी, अगर जैसे जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो अपनी ग्राम पंचायत में जाके रजिस्टर कराते थे कि भाई काम नहीं मिल रहा है और वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे रजिस्टर कराते थे एंड गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी कि वो उनको पूरे साल में, बोल रही हूँ, 100 दिन की रोजगार योजना जो हम बोलते हैं, 100 वर्किंग डेज, उनकी ड्यूटी थी कि वो उन्हें 100 पूरे साल में 100 दिन काम के लिए कहीं ना कहीं, जहाँ पे भी उनके जैसे कहीं पे मान लो कोई दिहाड़ी के लिए मजदूर चाहिए, सो उन जगह पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे। ठीक है, तो जिसके जो भी एम्प्लॉयड नहीं था वो इस स्कीम के अंदर रजिस्टर होके अब क्या किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी? हमारे ग्राम पंचायत को। तो वहां पे अपने रजिस्टर होके गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना 100 दिन एक साल के अंदर। ठीक है, 100 दिन की ड्यूटी है, गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। एंड ये हर स्टेट की जो वेजेस है वो अलग होती है। ठीक है, किसी की 300 है, किसी की 202 है, किसी की अलग अलग वेजेस होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो 100 दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती थी उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया है टू 150 डेज, कि अगर उत्तराखंड में जो भी स्कीम के अंदर रजिस्टर करना चाहता है, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और मिल नहीं रहा है काम, वो गवर्नमेंट की इसके स्कीम के अंदर रजिस्टर कर सकता है। एंड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो उनको साल में 150 दिन क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। 150 दिन साल में गवर्नमेंट काम देगी, और अगर जितने दिन नहीं मिलता है काम उसके भी कंपेंसेट करती है। मान लो किसी को 80 दिन का ही काम मिला, पर गवर्नमेंट की स्कीम तो 100 दिन बोलती है, तो वो 20 दिन का भी कॉम्पेंसेशन देती है। तो ऐसे ही उत्तराखंड ने क्या किया, 100 से 150 दिन कर दिए कि हम आपको 150 दिन रोजगार प्रोवाइड करेंगे।
Then in a move to encourage employment opportunities, Uttarakhand government has announced that the number of working days under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee, it is not generation, it is guarantee act, will be increased from 100 to 150. Chief Minister Tivendra Singh Rawat said on Monday. While addressing the gathering at his office, Rawat said that the government will increase the number of working days from 100 to 150 under Manrega, and the entire cost will be borne by the state government. कि जो 50 दिन एक्स्ट्रा उन्हें बोल रहे हैं कि वैसे 100 दिन है, बट अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम 150 दिन आपको रोजगार प्रोवाइड करेंगे, तो 50 दिन की एक्स्ट्रा कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। ठीक है। This decision was taken during the meeting of the State Employment Guarantee Council held on Monday. So Uttarakhand is expected to conduct assembly poll, मतलब obviously ये तो उनका political move भी हो सकता है, but हमें उसमें नहीं जाना। It just कि किस गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम के डेज 100 to 150 कर दिए हैं, वो कौन सी गवर्नमेंट है? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। Which state government increased number of working days from 100 to 150 under मनरेगा? It is उत्तराखंड गवर्नमेंट। सो आई गेस हमने आज के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन सम अप कर लिए हैं, समझ लिया है कि कौन से टॉपिक में किस चीज़ को लेके बात हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब आपकी ड्यूटी क्या है, ये जो भी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस अभी बताए हैं, अभी हमने कवर किए हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए इस तरीके से समराइज किए हैं कि आपके एग्जाम्स में क्या आ सकता है उसको लेके बात की गई है। तो आपकी ड्यूटी क्या है कि आप अपनी एक नोटबुक में क्वेश्चंस को लिख लो, बिकॉज एवरी टाइम जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा, आपके पास और 3 सब्जेक्ट भी हैं, आप हर समय वीडियो नहीं देख पाओगे, तो इट्स बेटर कि आपके पास एक जगह क्वेश्चंस लिख के होने चाहिए, ऑब्वियसली विद द आंसर एज वेल, कि आप उनको देख के रिविजन कर पाओ। जब तक जिसका सपोज मान लो जुलाई में नवंबर में अटेम्प्ट है, वो तो वीडियोस को ऑब्वियसली जब मन चाहे देख सकता है, बट जिनका अभी मई में है, वो क्या करें कि अभी से ही क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दे एक जगह, जिससे कि लास्ट मोमेंट में आपको ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास अभी करंट अफेयर्स के, तो आपको एक जगह पे सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। प्लस जो मेरे CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अभी जून 2021 के लिए किसी भी टॉपिक पे आपका रिवीजन चाहते हैं, लाइक अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करूं, सेटिंग अप की बात करूं, तो अगर आप किसी टॉपिक पे रिवीजन चाहते हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दी 15, 20 और 30 मिनट्स recap ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर, वो भी हम कर सकते हैं। माय कंसर्न इज कि आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब जितने क्वेश्चंस बचे हैं वो हम पार्ट 2 में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।